नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू कर लेते हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसके भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में इससे डी ब्लॉक वाले से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड किसको क्या कहते हैं, कहाँ पे क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आवर्त सारणी के माध्यम से इसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल देखें तो वहां पे जो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 2 तक के तत्व होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, है ना। जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। और जो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के यानी समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे सीरीज में एफ ब्लॉक दिया रहता है। तो यहाँ पे जो ये कॉलम है इस तरीके के, इनको हम लोग समूह या ग्रुप कह रहे हैं। और ये जो है ऐसे, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, आवर्त। ठीक है, टोटल आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त होते हैं, लगभग 18, ये टोटल 18 वर्ग। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पहले वर्ग की, तो जो पहला ग्रुप है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 1 है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातुएं। ठीक है, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। अब ग्रुप 2 को हम लोग क्या कहते हैं, जो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है उनको एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुएं, है ना। बात करोगे इसमें कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। बात करें ग्रुप 2 की, तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, ये एल्यूमिनियम, ये सारी चीज यहाँ पे आ जाते हैं, स्कैंडियम वगैरह। ठीक है, तो ये यहाँ के तत्व हैं। तो ये सब हो गया है। तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक है वो कहाँ से, मेनली बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक है वो डी ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 के तत्व क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। 3 से लेकर 12 के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, और इनके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे जाता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अगर एस ब्लॉक में जाता है तो क्या होगा, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। अगर पी ब्लॉक में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक के हो जाएंगे। अगर एफ उपकोष में जाएगा तो एफ ब्लॉक के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर डी उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, डी उपकोष में जाता है। ठीक है, इन्हें अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, क्योंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होता है। ठीक, जो एफ ब्लॉक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इसको एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी और लैंथेनाइड श्रेणी, 2 श्रेणी में इसको बांटा जाता है और इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये जो डी ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, कहां पर है, कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक है ना, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि हर एक वर्ग का, हर एक ब्लॉक में हर एक वर्ग का एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसा अगर हम लोग बात करें, जो ग्रुप 1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ना। तो जो डी ब्लॉक है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। डी ब्लॉक के सभी तत्वों का अंतिम इसी तरीके से कोर्स रहता है। ठीक है, चलिए आइए कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लेंगे, अगर बात करें इसी के क्रम में कुछ
ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। अगर हम लोग बात कर ले जैसे स्कैंडियम की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम की 21 होता है, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज है ना 25। फिर अभी आगे बनाते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वही आप भाव का क्रम क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कितने हो गए, काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 12 18 20 एंड 21 हो गया। तो यहाँ पे भी यहाँ तक तो पूरा सेम जाएगा, 21 है। अगर 22 हो गए तो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते 10, तो यहाँ पे डी में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी चेंज होगा तो सिर्फ इतना ही वाला हल्का चेंज आपको नजर आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो मैं केवल लास्ट वाला लेकर चलूं, अगर 22 है तो 3d2, 23 है तो 3d3, 24 है तो 3d4, 25 है तो 3d5, 26 होगा तो 3d6, है ना, ऐसे करके वो चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं जो आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको मैं केवल इतना लेके चलूंगा। ठीक है, यानी हम लोग बात कर ले इन सब की, तो इनका सबका सेम रहेगा। इसके लास्ट कोर्स में क्या आ जाएगा, इसकी तरीके 4s2 आएगा, यहां तक पूरा सेम रहेगा। 4s2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d2, यहाँ पे भी पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d3, क्यों हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 23 है, यहाँ तक 20 आ जाएगा 23, है ना। अब इसी तरह क्रोमियम का भी सेम रहेगा, ये क्या आ जाएगा 4s2 3d, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और मैग्नीज में 4s2 एंड 3d5। आयरन की बात करोगे 3d6 हो जाएगा लास्ट में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सेम रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, आगे 4s2 3d2 ऐसे करके हो जाएगा। तो देखो अंतिम कोर्स में सबके लास्ट वाले जो सेल है सबके सेम आ रहा है ना, यानी 4 को अगर हम लोग n मान ले तो NH2 सब में आ रहा है, और इसको भी n मान ले, है ना, तो क्या हो जाता है देख लो, यहाँ पे n यानी इसको अगर -1 करके मानते हो ना, 3d सबका सेम आ रहा है। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये डी ब्लॉक के तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ब्लॉक के तत्व। तो जो हम लोग का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो n-1 d करके था 1 to 10, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वो लास्ट सेल में आता है, लेकिन भरने के क्रम के अनुसार हम लोग 4s वाले को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ns 1 to 2 था, तो वही तो है यहाँ पे। अगर यहाँ पे d की अगर ns तो है, ये वाला दे, है ना, जैसे 4s2 था तो ये 4n है, तो यहाँ पे n-1 करोगे यानी 4-1 3 आ जाएगा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो 1 भर दिया। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जा रहा है। ओके, तो ये था द्विविभाग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ पे बहुत समय अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम लोग कॉपर की बात कर लेंगे, है ना, या और भी आगे क्रोमियम वगैरह की देख लेंगे बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम, एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी ये अपवाद की श्रेणी में आता है। एक ये क्रोमियम हो गया, और अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो 4s2 कॉपर का 29 होता है 29, तो अंतिम क्या 3d9 आ जाएगा। तो एक क्रोमियम और एक कॉपर, ठीक है। अगर कॉपर की हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा लास्ट सेल में 4s2 3d9, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे अलग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये अपवाद होते हैं, क्यों होते हैं, इनको देख लेते हैं। ओके, इसको रख किया जाए। तो हम लोग अगर बात करें तो एक टर्म यहां पे निकल के आता है क्या, जो अर्धपूरित या पूर्ण, है, अर्धपूरित या पूर्ण भरित कक्षक होते हैं, वो ज्यादा स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। अर्धपूरित या पूर्ण भरित कक्षक क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, किसकी तुलना में, अपूर्ण कक्षक की तुलना में, अपूर्ण कक्षक की तुलना में। कहने का मतलब है, जैसे मान लिया डी को ले लेते हैं, है ना, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। और या हम लोग क्या कह लें,
डी में टोटल हाफ यानी ये, तो ये अर्धपूरित है यानी आधा भरा हुआ है, और ये पूर्ण पूरित है यानी पूरा भरा हुआ है। तो अगर D10 है तो स्थायी है, D5 है तब स्थायी है। ठीक है, तो यहाँ पे D10 या D5, अगर D3 या D4 है या D9 है तो ये क्या होंगे, कम स्थायी होंगे इन सब की तुलना में, है ना। अगर D5 एंड D4 वाले की बात करोगे जिसका अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन D4 आ रहे हैं तो वो कम स्थायी होगा किसके तुलना में, इसके तुलना में। तो यानी अगर उसको ज्यादा स्थायी होना है तो आधा भरा रहना चाहिए या तो पूरा भरा रहना चाहिए। यही कारण है कॉपर 29 यानी कॉपर 29 का और क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में आते हैं। तो वहां पे उसके लिए अब भाग क्रम थोड़ा सा चेंज होता है, देख लेते हैं। क्रम वही रहता है बट इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग क्रम यूज करते हैं वहां पे। यानी अगर हम लोग बात करें क्रोमियम की, सबसे पहले 24 होता है, लास्ट सेल में क्या आएगा 4s2 3d4, यही तो आएगा, 20 यहां तक हो जाएगा, यहाँ पे 3d4 हो जाएगा। तो देखोगे डी वाला क्या 4 है, तो मतलब अगर डी वाला अर्धपूरित होता यानी 5 तब ज्यादा स्थायी होता, या तो ये पूरा 10 होता तब स्थायी होता। तो यहाँ पे इसको ये क्या है, कम स्थायी है, कम स्थायी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम लोग क्या लिख ले 4s1 एंड 3d5, तो अब देखो 3d वाला भी आधा भरा हो गया, s वाला भी आधा भरा हो गया, तो इस केस में ये अधिक स्थायी है, ज्यादा स्थायी या अधिक स्थायी है ना। तो कहने का मतलब है जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ना हो करके ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लेते हैं, इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद माना जाता है। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, पूर्ण रूप से स्थायी जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5 आना चाहिए। ठीक है, एक तो क्रोमियम की बात होगी, उसी तरीके से कॉपर में हम लोग देख लेते हैं। कॉपर में क्या होता है, कॉपर की अगर हम लोग बात करें, कॉपर का होता है 29, है ना, तो अंतिम को उसमें 4s2 3d9 आना चाहिए, है ना, यहां तक 20 हो जाएगा, 9 29। तो देखोगे D9 है, अगर D10 होता तो ज्यादा स्थायी होता, या D5 होता, तो यहाँ पे देखो इसको ज्यादा, ये कम स्थायी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिख लेते हैं 4s1 3d10। अब ये वाला ज्यादा स्थायी हो जाता है ना। तो ये कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए कॉपर और क्रोमियम दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल वो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग वहां पे अपवाद इसको मान लेते हैं, तो उसको इस क्रम में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, Mn2 प्लस आयन Mn3 प्लस आयन से अधिक स्थायी होता है, क्यों। यानी जो आयन के केस में Mn2 प्लस है ये ज्यादा स्थायी होता है किसकी तुलना में, Mn3 प्लस की तुलना में। Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू Mn3 प्लस, इसके कंपेरिजन में Mn2 प्लस ज्यादा स्थायी क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन उससे संबंधित। ठीक है, हाफ जो कंप्लीट है पूरे कंप्लीटली, तो उसी से रिलेटेड देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, यह है एकदम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब किसी के ऊपर Mn2 प्लस लगा, जैसे Mn2 प्लस है 2 प्लस, तो 2 प्लस लगने का मतलब इसके बाहरी बोर्ड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कहने का मतलब है इसका जो बाहरी सेल ये वाला है ये, तो इसमें से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ 3d5 4s0 बचा, है ना, वो मैंने आगे पीछे लिखा है क्रम के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, तो इसका देखो अर्धपूरित है। अगर हम लोग बात करें Mn3 प्लस की, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकले थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो कहां से जाएगा, डी से जाएगा, तो यानी डी में आप कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, और 4s वाले तो 0 है ही है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करी थी 3d5, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्ध भरा हुआ आधा भरा हुआ है, तो जो आधा भरित होते हैं अर्ध पूरित होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं अपूर्ण, ये ना ही आधा है ना ही पूर्ण रूप से कंप्लीट है। तो कहने का मतलब है Mn2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Mn3 प्लस से क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके हम लोग इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।